मित्रों, लास्ट टाइम हम लोग मिले थे तो मैं ये मेंस रिवीजन लेक्चर सीरीज पढ़ा रहा था एंड इट हैज़ बीन प्रूव्ड क्वाइट यूजफुल, क्योंकि यूपीएससी मुख्य परीक्षा के अंदर पेपर 1 और पेपर 3 दोनों ही जगह पे अर्बन फ्लड्स के बारे में पूछा गया था और हमने जो पढ़ाया था वो सारा कंटेंट वहाँ पर काम में आ गया। सो दैट सीरीज हैज़ बीन सक्सेसफुल। हाँ, ये बात भी सही है कि इसके अलावा भी 10 टॉपिक मैंने और पढ़ाए थे वहाँ पर जो जिनमें से कोई सवाल नहीं निकला, बट दैट इज़ द नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बिसाइड्स अभी यूपीएससी में ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि जो घटना हो जाए उसके 1-2 साल बाद उसके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मे बी फ्यूचर में वो काम में आएगा, लेट अस होप। खैर, तो आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस ML16 सीरीज, अभी मैं ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे की नई सीजन का प्रारंभ कर रहा हूँ, BES17। आपको पता ही होगा कि बजट दैट इज मेंट फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक, जबकि इकोनॉमिक सर्वे वहाँ पर पिछले साल की बात होती है, दैट इज 2016-17, कि वहाँ पर इकोनॉमी की क्या चल रही और उस हिसाब से भविष्य की अंदर व्हाट आर द प्रिडिक्शन, व्हाट आर द पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस, वो सारे सुझाव अवलोकन दिए जाते हैं। तो फॉर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन मैं तो यही बोलूँगा कि BS17 या 2017, लेकिन जब भी आप मेंस या इंटरव्यू में इसका कुछ उल्लेख करें तो ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक सर्वे 2017 नहीं, 2016-17 ऐसा हमने लिखना या बोलना है। दूसरी बात, ये बजट और सर्वे दोनों हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपको PDF फाइल मिल जाएंगी। ये सरकारी वेबसाइट है indiabudget.gov.in पर। आप में से जो लोग पहली बार प्रीलिम देने वाले हैं तो उनको ये मन में सवाल होता होगा कि बराबर है, बजट तो पढ़ना चाहिए, बट ये इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का क्या तात्पर्य है। आंसर इज क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट सवाल निकलते हैं। 2016 की प्रीलिम में यूपीएससी ने ये प्रश्न पूछा कि ये गोल्ड बॉन्ड स्कीम वगैरह का क्या उद्देश्य है। उसी साल के इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 3, वहाँ पर ये डायरेक्टली दिया गया था कि हाउस होल्ड के अंदर जो सोना है वो बाहर लाना है और विदेश से जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको कम करना है। सो डायरेक्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड। उसी प्रकार 2016 प्रीलिम में ये पूछा गया कि उदय स्कीम का क्या उद्देश्य है। उसी वर्ष के सर्वे के अंदर ये सीधा दिया गया था कि उदय स्कीम इज फॉर फाइनेंशियल टर्न अराउंड ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो देखिए, वर्बेटिम वही बात उन्होंने पूछी थी। तो प्रीलिम के लिए तो सर्वे उपयोगी है, मेंस के लिए भी उपयोगी है। 2016 के पहले 2015 के अंदर मेंस पेपर 3 आप देखिए, द नेचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया इट इज डिस्क्राइब्ड एज जॉबलेस ग्रोथ। क्या आप इस बात से सहमत हैं? उसी साल के सर्वे में चैप्टर 7 यही सारी बातें की गई थी कि एज सच कोई भी इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, एग्रीकल्चर होगा, देन मैन्युफैक्चरिंग, देन सर्विस सेक्टर। लेकिन भारत में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, लेबर लॉज की तकलीफ, तो एग्रीकल्चर से हमने सीधा जंप कर लिया सर्विस सेक्टर में। तो वहाँ केवल जो पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर जॉब थे उनको तो काम मिल गया कंसल्टेंसी IT वगैरह में, लेकिन बाकी लो स्किल लेबर उनको बीच में मैन्युफैक्चरिंग बेस ग्रो ही नहीं हुआ तो नौकरी कैसे मिलेगी। सो बिकॉज ऑफ दिस सर्विस सेक्टर वी हैव बीन एबल टू ग्रो इकोनॉमिकली। इकोनॉमिक ग्रोथ तो मिला लेकिन इट हैज़ रिमेन अ जॉबलेस ग्रोथ। उसी प्रकार 2015 मेंस पेपर 3 में पूछा गया कि ये प्राइस सब्सिडी सिस्टम को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से अगर तब्दील करेंगे तो उससे क्या होगा। उसी वर्ष ये चैप्टर 3 के अंदर सर्वे में यही बातें करी गई थी, जेम ट्रिनिटी, जनधन आधार मोबाइल। तो वही सारा मतलब बोल बच्चन वापस इधर लिखना था। ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम मैं ज़्यादा आपको ऐसे एग्जाम्पल नहीं दे रहा, लेकिन आप इतना तो यकीन कर ही सकते हैं कि भाई प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू के लिए इकोनॉमिक सर्वे बड़े काम की चीज़ है। देयरफॉर इस साल का जो ये अपना सर्वे है मैं सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा ही, लेकिन उसके अलावा ये मुख्य परीक्षा इंटरव्यू में फॉर कल्टिवेटिंग वोकेबुलरी, लैंग्वेज स्किल, सेंटेंस फॉर्मेशन, इट इज़ प्रिस्क्राइब, आई सजेस्ट कि आप हर एक सर्वे का जो मैं चैप्टर पढ़ा दूँ उसके बाद वो चैप्टर ओरिजिनल आप उसका इंट्रोडक्शन जो इटैलिक्स फॉर्म में होता है और कंक्लूजन, वो कम से कम वो 2 चीज़ तो हर एक की आप पढ़ना ही। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि केवल इस साल का सर्वे नहीं, पूरे 3 साल का आप देख लो, मतलब 2014, 15, 16, इन सभी के चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन आपने इतना पढ़ लिया, देन यू विल हैव सफिशिएंट कंटेंट मेंस ऐसे के अंदर इकोनॉमी की कुछ भी बात आपने करनी है। मित्रों, साल के अंदर आचार केवल एक ही बार बनाना चाहिए। उसी प्रकार बजट और इकोनॉमिक सर्वे वो एक बार हाथ में लिया तो प्रीलिम कम मेन कम इंटरव्यू एक ही साथ वो पढ़ लेना है। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते, गलती से मिस्टेक करते हैं कि प्रीलिम 2017 तो अभी हार्डली 120 डेज आर लेफ्ट, तो अभी तो सर केवल हम ऑब्जेक्टिव, फैक्चुअल, MCQ टाइप का ही तैयार करेंगे सर्वे में से, और प्रीलिम खत्म हो जाने के बाद हम लोग ये एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव ऐसे एंगल सर्वे में देखेंगे। ये फ्रेगमेंटेड या सेगमेंटेड तैयारी गलत इसलिए है क्योंकि जो लोग प्रीलिम पास कर जाएंगे उनके पास इतना समय रहेगा ही नहीं कि वापस वो सर्वे खोल के बैठेंगे अभी एनालिटिकल में देखने को बैठ, और जो लोग फेल हो जाएंगे वो उसे देखेंगे नहीं, अब तो नए साल का
मतलब कि 2018 में जो आएगा वो हम करेंगे। तो इस प्रकार की तैयारी में नुकसान ये है कि आजकल यूपीएससी में 2-3 साल पहले का भी पूछते हैं, है ना। तो आपने प्रीलिम अभी क्लियर ना हो तो भी कोई नहीं, बट एक बार अभी से पढ़ लिया होगा तो 2 साल बाद भी आपको ये मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, यही बातें घूम घूम के आ रही हैं। तो देयरफॉर हम जब भी पढ़ेंगे प्री कम मेंस एक साथ ही वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो अब तक हमने बात करी कि इकोनॉमिक सर्वे बजट का क्या महत्व है परीक्षा में। अब प्रश्न कि ये बनाता कौन है, लिखता कौन है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके हाथ के नीचे 5 डिपार्टमेंट होते हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डीपम, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का काम ये लोग देखते हैं। इन पांचों डिपार्टमेंट में से कौन ये काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इकोनॉमिक सर्वे का काम भी वो देखते हैं, बजट मेकिंग का काम भी वो देखते हैं। क्योंकि इस बार बजट 1 फरवरी को रखा गया तो सामान्य रूप से इकोनॉमिक सर्वे उसके एक दिन पहले पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है, तो इट वॉज पुट ऑन 31 जनवरी। और ये इकोनॉमिक अफेयर्स के नीचे भी कौन असल में लिखने को बैठता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्ट्री, कौन? अरविंद सुब्रमण्यम। दूसरा एक प्रश्न, अब देखिए कुल 5 डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर फाइनेंस सेक्रेटरी किधर बैठता होगा? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। तुक्केबाजी में हम जाएं तो ऐसा होगा कि अच्छा ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है तो वहाँ से ज़्यादा पैसा आता होगा तो वो महत्वपूर्ण होगा, तो ये हसमुख अढ़िया साहब वहाँ पर जो सेक्रेटरी हैं ही वुड बी द फाइनेंस सेक्रेटरी। या फिर कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, क्योंकि ये लोग सर्वे और बजट बनाते हैं तो वो बड़ा आदमी होगा, तो देयरफॉर उनका जो आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरी होगा ही विल बी द फाइनेंस सेक्रेटरी। द आंसर इज नो। नियम ये है कि ये पांचों डिपार्टमेंट के अंदर उनके अपने अपने सेक्रेटरी होंगे, आईएएस ऑफिसर। उनमें से जो सीनियर मोस्ट होगा ही विल बी डेजिग्नेटेड एज द फाइनेंस सेक्रेटरी। तो अभी के लिए कौन है? ये पांचों डिपार्टमेंट, उसके 5 आईएएस और उसमें सबसे सीनियर मोस्ट हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के ये अशोक लवासा साहब। देयरफॉर ही इज डेजिग्नेटेड एज द फाइनेंस सेक्रेटरी। और जब भी 1 रुपए की नोट पे हस्ताक्षर करने होंगे तो कौन करेगा? फाइनेंस सेक्रेटरी। नाउ एक्चुअल प्रोसेस ऑफ मेकिंग इकोनॉमिक सर्वे। एज सच चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्ट्री अरविंद सुब्रमण्यम साहब वो ये काम करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो खुद से वर्ड फाइल के अंदर 1 से 14 पेपर चैप्टर्स टाइप करने को बैठेंगे। उनके हाथ के नीचे मदद करने के लिए इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के ऑफिसर्स रहते हैं। मित्रों आपको पता होगा कि आज़ादी से पहले देयर वाज आईसीएस एंड आईपी, जो कि आज़ादी के बाद बन गया आईएएस एंड आईपीएस। ये काम किसने किया? सरदार वल्लभ पटेल। तो उनका ये मानना था कि क्योंकि आईएएस वो केंद्र में भी काम करे, राज्य में भी काम करे, स्टेट सेक्रेटेरिएट और जिले में भी जाके काम करे, ताकि एक कंटिन्यूअस चेन बन जाए फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। तो इसी विचार को आगे लेते हुए इन द 50s एंड 60s नेहरू केम अप विथ एन आइडिया कि भाई ऐसे ही स्पेशलिस्ट ऑफिसर भी एक होना चाहिए इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में ही बैठे और साथ ही साथ अलग अलग लाइन डिपार्टमेंट्स के अंदर भी वो एज ए इकोनॉमिक एडवाइजर वहाँ जाके बैठे, ताकि अपना जो भी पॉलिसी प्लानिंग हो रहा है एक सूत्रता उसके अंदर आए। तो ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के ऑफिशियल जो कि ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को हेल्प करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, प्लस दे आर ऑल्सो सिटिंग इन द लाइन मिनिस्ट्री एज एडवाइजर्स, तो वहाँ से पूरा डेटा पॉलिसी के जो भी आयाम आएंगे। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वो अपना डेटा देगा, आउटसाइड एक्सपर्ट्स एकेडमिशियन वो भी अपना कुछ इनपुट्स देंगे, और ये पूरी पुलिंदा वो उसका संकलन करेंगे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम, और फिर ड्राफ्ट बना के भेजा जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को। वहाँ उसके बाद आगे चल के फाइनेंस सेक्रेटरी ही विल ऑब्जर्व उसमें कुछ उनको सुधार दिखे तो, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर देखेंगे। और मित्रों इस वर्ष के इकोनॉमिक सर्वे की खास बात यह है कि पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर ने, जेटली साहब ने खुद उसके अंदर एक आर्टिकल कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो दिस इज ऑल्सो यूनिक थिंग अबाउट दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे। और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वो सब देख लिया और अप्रूव कर दिया। उसके बाद इट विल बी लेड इन द टेबल ऑफ पार्लियामेंट। सामान्य रूप से जनरल बजट के एक दिन पहले इसको रखा जाता है। एक और बात, पीडीएफ फाइल तो वो अपनी साइट पे मुफ्त में अपलोड कर लेंगे, लेकिन हार्ड कॉपी पब्लिश करने की राइट्स इट इज़ गिवन ओनली टू वन पब्लिशर, ऑक्सफर्ड पब्लिकेशन। लेकिन क्योंकि पीडीएफ है तो कुछ ऐसे ही झोला छाप पब्लिशर वो उसका प्रिंट आउट निकाल के अमेजोन के ऊपर रख देते हैं। पायरेटेड कॉपीज आर सोल्ड। सर्वे के अंदर उसके प्रीफेस में ही अरविंद सुब्रमण्यम ने इस बात को मेंशन किया है, और मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी तो नहीं, लेकिन कुछ टुच्चे राज्य की स्टेट पीसीएस एग्जाम, तो वहाँ वो अपने एग्जामिनर की बैंकरप्सी साबित करने के लिए ऐसे टुच्चे सवाल पूछते हैं कि इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में खास बात क्या है। पहला वाक्य कि फाइनेंस मिनिस्टर जेटली ने भी एक आर्टिकल कंट्रीब्यूट किया है, दूसरा कि इसकी पायरेटेड कॉपी अमेजोन पे बिकती हैं, ओनली 1 and 2 लाइक दैट।
खैर तो वो भी अपने को आ जाए, हमने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं। सर्वे का महत्व क्या है समझ लिया, सर्वे कैसे बनता है वो भी समझ लिया। अभी ये पिछले कुछ 3-4 वर्षों के सर्वे में क्या बातें आई थी, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अप टू द ईयर 2014 एंड 2013 एंड 14 जिंदगी आसान थी, क्योंकि केवल एक ही वो बुक आती थी, 1 वॉल्यूम, जिसके अंदर 13 चैप्टर और एक स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स, मतलब 14 चीज़ें होती थी। और ज़्यादा वहाँ पर ये जेएम ट्रिनिटी और ये वो करके कुछ ज़्यादा नहीं, बस आराम से काम हो जाता था, परीक्षा में मेहनत ज़्यादा लगती नहीं थी। उसके बाद साल 2014-15 तो अरविंद सुब्रमण्यम को ये लगा कि भाई जैसे आईएमएफ वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ऐसा 2 वॉल्यूम के अंदर रिपोर्ट निकालते हैं अपना, एक वॉल्यूम के अंदर के पुराने सालों का डेटा और दूसरे वॉल्यूम में भविष्य के लिए पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन, तो उनकी देखा देखी में हम भी अपना इकोनॉमिक सर्वे ऐसा 2 वॉल्यूम में बांट देते हैं कि वॉल्यूम 2 के अंदर पुराने वर्षों का डेटा होगा और वॉल्यूम 1 के अंदर फ्यूचर प्रिडिक्शंस एंड पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस विल बी गिवन। सो लाइक दैट ही डिवाइडेड दिस थिंग। और उस साल के सर्वे में उन्होंने खुद स्पेसिफिकली मेंशन किया कि हमारा थीम है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटी, और घूम फिर के बातें यही की गई, जेम ट्रिनिटी, जनधन आधार मोबाइल और ये जीन्स, मतलब लो स्किल टेक्सटाइल प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग करे, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया में उससे मदद मिलेगी, सो ऑन एंड सो ऑन। नेक्स्ट ईयर 2015-16 यही सिस्टम बरकरार रखी, 2 वॉल्यूम, वॉल्यूम 2 के अंदर पुराने वर्ष का डेटा एंड वॉल्यूम 1 के अंदर भविष्य के लिए प्रिडिक्शंस एंड पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन इस बार उन्होंने कोई स्पेसिफिक थीम अपने सर्वे के अंदर मेंशन नहीं किया, लेकिन ओवरऑल बातें क्या चली, एक तो ये कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है कॉर्पोरेट्स एंड सरकारी बैंक, क्योंकि वहाँ एनपीए की समस्या है और उससे निजात पाने के लिए 4R4D इस प्रकार के सॉल्यूशंस हो जाएं, और कि फॉर्मल सेक्टर के अंदर अच्छी जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ दिस रेगुलेटरी कोलेस्टेरोल इन ईपीएफओ एंड अदर लेबर लॉज। अब देखिए कि 14 में वो बोल के गए थे देयर शुड बी जेम ट्रिनिटी, जनधन आधार मोबाइल, 15 तक आए तो अब उनको ये एहसास हुआ कि जेम सारी चीज़ों के लिए अनुकूल नहीं है, कुछ ऐसी स्कीम होनी चाहिए कि वहाँ पर बापू ज़्यादा उपयुक्त है। बापू दैट इज बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेटेड फिजिकल अपडेट, आप अंगूठा मारो और उस हिसाब से आपको 2-3 किलो जो अनाज मिलना है वो मिले, ऐसा भी कुछ होना चाहिए। हर एक जगह पे कि पैसा डाल दिया लाभार्थी के खाते में, दैट इज नॉट गुड। खैर तो ये 2015-16। उसके बाद लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे जो हम अभी 17 में पढ़ेंगे, बट टेक्निकल इट इज कॉल्ड 2016 एंड 17। अब यहाँ पर आते आते जैसे कॉलेज के अंदर विद्यार्थी को असाइनमेंट दिया और फिर दिवाली वैकेशन खत्म होने के बाद सर वो पटाखे जलाने में टाइम नहीं रहा, लाइक दैट इस बार भी एज सच उनका इरादा था कि 2 वॉल्यूम निकालेंगे, लेकिन काम खत्म हो नहीं पाया, क्योंकि आप समझिए बजट सामान्य रूप से फरवरी के लास्ट वीक में प्रस्तुत होता है, लेकिन इस बार तो 1 फरवरी को ही डालना पड़ा, तो उसके एक दिन पहले तैयार करना है, मतलब कि टाइम कंस्ट्रेंट्स। और दूसरा कि डीमोनेटाइजेशन के चलते जो भी नए आंकड़े आए हैं उनका सबका संकलन करना है वगैरह। तो अरविंद सुब्रमण्यम ने सर्वे के प्रीफेस में ही ये लिख दिया है कि हाल तुरंत ये केवल मैं वॉल्यूम 1 आपको दे रहा हूँ एंड वॉल्यूम 2 विल बी लेटर ऑन पब्लिश्ड एज अ स्टैंड अलोन इशू, तो अभी के लिए केवल वॉल्यूम 1 ही मैं आपको दे रहा हूँ। इस बार भी स्पेसिफिकली उन्होंने थीम मेंशन नहीं किया है जैसे कि 2014 में किया था, बट ओवरऑल जो बातें चल रही है यही कि मीडियम टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इट इज गोइंग टू बी अ स्पेशल चैलेंज बिकॉज ऑफ दिस डिमोनेटाइजेशन और डोनाल्ड ट्रंप और उनका जो प्रोटेक्शनिज्म टाइप का भी पॉलिसी बन रहा है, तो वो सब चैलेंजेस हैं। खैर वो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो लाइक दैट इकोनॉमी, तो वहाँ पर हम ये BS17 बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे। उसके अलावा भी जो यहाँ पर नहीं लिखा लेकिन कुछ ऐसे करंट अफेयर्स के टॉपिक जो मुझे काम के लगते हैं वो भी मैं पढ़ाऊँगा, और साथ साथ हम लोग थियरी भी पढ़ेंगे। बाय एंड लार्ज इकोनॉमिक बुक्स और एक्सपर्ट्स वो इकोनॉमी ऐसे पढ़ाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं 6 पिलर में इन सभी टॉपिक को क्लासीफाई करता हूँ। पहला बैंकिंग फाइनेंस, वहाँ मॉनेटरी पॉलिसी से लेके SEBI एंड शेयर मार्केट सारी चीज़ आ गई। यहाँ पर फोटोग्राफ मैंने ये माल्या का रखा है क्योंकि लास्ट ईयर जैसे एनपीए की समस्या की चर्चा थी सर्वे में, इस बार भी वही चर्चा आगे बढ़ रही है। और पेटीएम वॉलेट क्यों रखा है, क्योंकि नोटबंदी के चलते अभी आगे डिजिटल पेमेंट वगैरह पे भार देना चाहिए, ऐसा सर्वे में फोकस है। सेकंड पिलर विल बी बजट, तो वहाँ पर पब्लिक फाइनेंस, फिजिकल पॉलिसी, जीएसटी, फाइनेंस कमीशन, FRBM, वो सारी बातें इधर चलती हैं। थर्ड पिलर इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड, करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सचेंज रेट रिजीम्स, IMF, WTO, वो सारी बातें पढ़ेंगे। फोर्थ आई कॉल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, तो इन सभी के लिए क्या क्या स्कीम थी, क्या क्या प्रोविजंस है वगैरह बातें, बजट में क्या नई बातें आई। साथ ही साथ मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी यहीं पर जोड़ के पढ़ाता हूँ, क्योंकि
आफ्टर ऑल प्राइस एंड डिमांड एंड प्रोडक्शन वो एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से तीनों सेक्टर के अंदर कुछ उत्पादन होगा तो कुल उत्पादन मतलब जीडीपी, और पिछले साल के अपेक्षा इस साल ज़्यादा हमको भाव देना पड़ रहा है चीज़ों को खरीदने के लिए, देन वी से कि इन्फ्लेशन आ गया और प्रोडक्शन पहले से कितना बढ़ा, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो मतलब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन, जीडीपी, आईआईपी, ये सारी चीज़ें भी इसके साथ ही मैं कवर कर लेता हूँ। फिफ्थ पिलर आई कॉल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट। पहले रेल बजट अलग होता था लेकिन अभी वो जनरल बजट में ही है, लेकिन रेल वाला पोर्शन तो हम पांचवें पिलर में पढ़ लेंगे, साथ ही साथ जो भी एनवायरनमेंट ट्रीटी और वगैरह करंट चल रहा है। एंड सिक्स पिलर इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ये अलग अलग हेल्थ, फर्टिलिटी, इनकम, इन सब के लिए जो स्कीम चल रही हैं उसकी कुछ चर्चा करेंगे, प्लस सेंसस भी देखेंगे। तो कुल मिला के 6 पिलर्स, करीब करीब 10 से 12 लेक्चर के अंदर हम ये पूरी चीज़ें कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चैलेंज आपके सामने है, हम लोग ये सब कुछ खत्म करें तब तक तो ये 2.5-3 महीने निकल जाएंगे, लेकिन उसके बीच बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जैसे कि ये ईपीएफओ वाला एनफोर्समेंट ऑफिसर, ऐसी कुछ बैंक की परीक्षाएं आएंगी। आप में से जिन मित्रों ने मेंस दिया है तो उससे पहले इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, है ना। तो जब तक मैं ये छठा पिलर खत्म करने का हूँ, इससे पहले भी ये सारी परीक्षाएं, तो कुछ एमसीक्यू होगा, कुछ इंटरव्यू में 2 मिनट आपको बोलना पड़े कि भाई इकोनॉमिक सर्वे में कौन सी बातें करी गई थी, तो थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए। देयरफॉर बैंकिंग सेक्टर से हम शुरुआत करें उससे पहले ये जो नया सर्वे है उसके 14 चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें की गई हैं उसका एक मैं आपको जिस्ट अभी दे देता हूं। मित्रों, इस साल के सर्वे में 14 चैप्टर हैं, मैं आपको उसका जिस्ट दे देता हूं इन द रिवर्स ऑर्डर, मतलब 14, 13, 12 लाइक दैट। 14 चैप्टर इज फ्रॉम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म टू कॉम्पिटिटिव सब फेडरलिज्म। लंबी चौड़ी जो सुब्रमण्यम ने बात की है उसका सार कुछ इस तरह है कि वेस्ट बंगाल के अंदर रतन टाटा को नैनो गाड़ी बनानी थी, लेकिन ममता बनर्जी ने धमाल करवाया, तो उसी वक्त गुजरात के अंदर तब के सीएम नरेंद्र मोदी ने टाटा को बोला कि आप इधर आइए, साणंद में हम आपको सस्ते में ज़मीन दिलवा देंगे और 12-15 सालों के लिए आपको टैक्स में भी माफ़ी मिलेगी। सो लाइक दैट ये क्या किया गया, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ स्पर्धा कर रहा है कि कोई बिजनेसमैन या इन्वेस्टमेंट पूरा हमारे यहाँ आ जाए ताकि यहाँ पर उत्पादन हो, नौकरियाँ बढ़े वगैरह वगैरह। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, प्रतिस्पर्धी संघवाद। फिर उसी के आगे चलते चलते आपको पता होगा कि गुजरात के अंदर वाइब्रेंट गुजरात समिट होती है बाहर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, और ऐसे ही प्रोग्राम कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर एक राज्यों में किए जाते हैं। आप ये भी पाएंगे कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान वो अपने राज्यों के अंदर फैक्ट्री लॉज, लेबर लॉज के अंदर सुधार कर रहे हैं ताकि राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर भी उद्योगपति आए, फैक्ट्रियाँ लगाएं, लोगों को रोजगार मिले। तो ये सब क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, राज्य प्रयत्न करते हैं कि सारा कुछ हमारे यहाँ विकास हो। सुब्रमण्यम ये बोलते हैं कि इसको एक स्टेप और नीचे ले जाने की जरूरत है, एट द सब फेडरल लेवल, सिटी लेवल, कि सिटी के अंदर भी आपस में कौन सा सिटी सबसे ज़्यादा साफ है, स्वच्छ भारत में उनका रैंकिंग होता कि स्पर्धा बढ़े तो हर एक लोग ज़्यादा सफाई करें। उसी प्रकार स्मार्ट सिटी, तो वहाँ पर फंडिंग लेने के लिए आपको एक प्रपोजल देना पड़ता है और ऑल हैव टू कम्पीट, तो इस प्रकार की स्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोगों को नीचे अच्छी सुविधाएं मिले। लेकिन उसके सामने एक चैलेंज है। सुब्रमण्यम ने जयपुर और बेंगलोर का जीआईएस मैपिंग करवाया और पता चला कि वहाँ पर जितना अर्बन डेवलपमेंट, जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसकी अपेक्षा जितना प्रॉपर्टी टैक्स जनरेट होना चाहिए उसके सामने हार्डली 5 to 20% इज जनरेटेड। तो स्वाभाविक है उन सारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास ढेर सारा पैसा होता नहीं कि वो ऐसा मतलब सड़क और फ्लाईओवर एंड गटर बिजली कुछ बढ़िया काम कर सके। तो बिकॉज ये प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर इवेजन, अंडर रिपोर्टिंग हो रहा है, उसके चलते ये अर्बन लोकल बॉडीज आर वीक, और जो लार्ज स्केल माइग्रेशन सामने से आता है तो उनको कैटर करने के लिए उनके पास बढ़िया चीज़ें दे आर अनेबल टू प्रोवाइड। तो ये सारी बातें हम लोग किधर पढ़ेंगे, बाय एंड लार्ज चर्चा ये है कि पैसा नहीं होता इसलिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर नहीं हो रहा है। तो ये सारी बातें इन द फिफ्थ पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको कवर करूंगा। 14 से आगे चैप्टर 13, द अदर इंडिया, टू एनालिटिकल नैरेटिव्स। जैसे वो राहुल गांधी बोलते हैं कि भारत में दो, मतलब एक इंडिया है एक भारत है, ऐसी ही कुछ बात यहाँ पर सुब्रमण्यम कर रहे हैं। आप पाएंगे कि भारत के अंदर कोस्टल स्टेट, तटवर्तीय राज्य जैसे गुजरात देख लो, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये क्या है, खाते पीते सुखी विकसित राज्य हैं। लेकिन उसकी अपेक्षा अंदर के इलाकों में आप जाइए, इंटीरियर स्टेट या फिर कि नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट वगैरह, तो वहाँ इतना विकास हुआ नहीं। सर्वे ऑब्जर्व कि अप टू 13 फाइनेंस कमीशन सिस्टम ऐसी चलती कि ये सारे अंदर के राज्य हैं, इंटीरियर स्टेट, नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट वगैरह, उनको डेजिग्नेट किया गया एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, और फाइनेंस कमीशन के जरिए उनको ढेर सारा पैसा
केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता था। उसी प्रकार प्लानिंग कमीशन वाले गडगिल फॉर्मूला से ढेर सारा पैसा उनको दिलवाते थे। तो कि ये इतना सारा अगर जो रिसोर्स ट्रांसफर ऊपर से नीचे हुआ है, तब भी इन राज्यों के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम क्यों रह गया? तो सुब्रमण्यम इसका जवाब लाते हैं कि बिकॉज ऑफ वीक टैक्स स्ट्रक्चर। आप देखिए गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर तो सारी समिट की जाती है कि बाहर से निवेश आ जाए, है ना, ताकि यहाँ पर अगर कोई उद्योगपति फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदेगा तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी, वो उत्पाद करेगा तो हमको वैट टैक्स में मिल जाए। लेकिन ऐसा ये नॉर्थ ईस्ट और वगैरह में हो नहीं रहा है, क्योंकि उनको ये है कि भाई ऊपर से पैसा आ ही रहा है तो हमें ऐसा मतलब वाइब्रेंट नागालैंड करने की क्या जरूरत है। सो बिकॉज ये कटोरा वृत्ति के चलते ऊपर से जो ढेर सारा पैसा दिया गया उसके चलते इन्होंने अपना स्टेट टैक्स रिसोर्सेज डेवलप नहीं किए, एंड देयरफॉर दे हैव रिमेन पुअर एंड वीक एंड अंडर डेवलप्ड। उसी प्रकार मिनरल रिच स्टेट आप देखिए, उड़ीसा है, झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह, तो क्योंकि मिनरल उत्पादन हो रहा है तो वहाँ पर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन वो एब्सोल्यूट फिगर में तो बहुत मालदार अरबोपति दिखेंगे। लेकिन अगर उन राज्यों में आप अमीर गरीब का भेद देखिए या जो बुनियादी सुविधा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और गटर बिजली पानी, तो बहुत ही देयर इज इन इक्वालिटी, हाई पॉवर्टी, इन इक्वालिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज़ वेरी पुअर। ये झारखंड और उत्तराखंड में आप पाएंगे कि हर साल उनका सीएम बदल जाता है, जितने उनकी उम्र नहीं होगी उन राज्यों की उससे ज़्यादा वहाँ पर पॉलिटिकल चेंजेस आ गए हैं। सो वो एक कंसिस्टेंसी नहीं है, इसलिए उद्योगपति वो बराबर है कि माइनिंग करना है तो वो आएगा, लेकिन वो अपना कॉर्पोरेट ऑफिस उधर नहीं लगाएगा, ही विल शिफ्ट इट इन मुंबई और दिल्ली और समवेयर एल्स। तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज पुअर, इस कारण ये लोग भी अविकसित रह गए हैं। तो मतलब कि दो भारत कैसे हो गई है कि कोस्टल एरिया वाला भारत खाता पीता और ये इंटीरियर का जो कि पुअर एंड बैकवर्ड। ये बातें हम कहाँ पर पढ़ेंगे? क्योंकि ये सारी बातें रही कि ऊपर से फाइनेंस कमीशन और उन सब ने ढेर सारा पैसा दिया लेकिन फिर भी यहाँ इंप्रूवमेंट नहीं आया। सो आई पुट इट अंडर द फिजल पॉलिसी। तो हम सेकंड पिलर बजट के अंदर ये बातें करेंगे। 13 से आगे 12 नंबर का चैप्टर, इंडिया ऑन मूव चर्निंग न्यू एविडेंस। यहाँ पर भी वही बातें वापस रिपीट हो रही हैं कि चाइना के अंदर भी आप पाएंगे कि उनके कोस्टल प्रोविंसेस दे आर डेवलप और इंटीरियर प्रोविंसेस दे आर बैकवर्ड। तो स्वाभाविक है कि इंटीरियर एरिया से लोग माइग्रेट होकर कोस्टल एरिया में आएंगे फॉर इन सर्च ऑफ जॉब एंड अपॉर्चुनिटीज, और वो सब पैसा कमा के अपना वापस इंटीरियर स्टेट्स में भेजेंगे। तो इस प्रकार से रेमिटेंस जाएगा, स्वाभाविक है अंदर भी उनकी फैमिली ज़्यादा खरीदारी करेगी। तो अब उद्योगपति को लगेगा कि मैं वहीं पे कोई प्लांट डाल देता हूँ ताकि लॉजिस्टिकली इट इज़ कन्वीनियंट। तो लाइक दैट रेमिटेंस और इन्वेस्टमेंट आता रहता है। तो जो कोस्टल एरिया का डेवलपमेंट है इट स्प्रेड्स टुवर्ड द इंटीरियर रीजन, और इन इक्वालिटी बिटवीन कोस्टल एंड इंटीरियर रीजन्स वो पहले से अभी कम हो रही है, दोनों ही बराबर विकसित हो रहे हैं। तो चाइना के अंदर ऐसा हो रहा है, तो भारत में भी इस लॉजिक से ऐसा होना चाहिए क्या? सुब्रमण्यम बोलते हैं कि भारत के अंदर इंटरनल माइग्रेशन फ्रॉम इंटीरियर पार्ट्स टू कोस्टल एरिया वो हम जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा हो रहा है। हर साल करीब करीब 50 से 90 लाख लोग इंटरनली माइग्रेट होते हैं। और ये डेटा वो लेके आए कि रेलवे और सेंसस, रेलवे की टिकटों का कितना बिक्री हुआ, सेंसस में क्या डेटा था, उन सब का उन्होंने बिग डेटा एनालिटिक्स प्रकार के टूल से पूरा विश्लेषण किया और उन्होंने ये अपना हाइपोथेसिस प्रूव किया कि भारत के अंदर हम सोचते हैं उससे ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है। ये भी याद इसलिए रखना है कि पहली बार किसी सर्वे ने इस प्रकार से बिग डेटा एनालिटिक्स टूल्स का उपयोग करके ये बात करी है। खैर, तो मतलब कि ढेर सारे लोग माइग्रेट करते हैं और वो अपने गांव के अंदर वापस पैसा भी भेजते हैं। रेमिटेंस, डोमेस्टिक रेमिटेंस आप पाएंगे कि करीब हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपया, जैसे ये गुजरात महाराष्ट्र से वापस यूपी बिहार की ओर जा रहा है। तो आप समझिए चाइना वाला लॉजिक आप अपनाएं कि भाई माइग्रेशन ढेर सारा हो रहा है और रेमिटेंस में पैसा भी वापस जा रहा है, तो वो इंटीरियर स्टेट डेवलप क्यों नहीं हो रहे हैं? वाई इन इक्वालिटी स्टिल? तो यहाँ पर भी वही सारी बातें की क्योंकि वहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन कम है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज पुअर, तो इनके चलते वहाँ पर विकास दिख नहीं रहा है। अब ये सारी बातें हम कहाँ पर पढ़ेंगे? फ्रेगमेंटेड इन नेचर, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात करनी पड़ेगी, रेलवे का और वो सब, तो वो 5th पिलर में देखेंगे। यहाँ पर भी यही बात है कि भाई गवर्नेंस स्ट्रक्चर पुअर और फाइनेंस कमीशन तो 2nd पिलर में देखेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन कम रह गया तो मतलब वो 1st पिलर के अंदर देखेंगे। तो थोड़ा करके हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, 12 देख लिया। 11 नंबर, वन इकोनॉमिक इंडिया फॉर गुड्स एंड इन द आइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुब्रमण्यम बोलते हैं कि हमारे जो संविधान बनाया गया तो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे प्रोवाइडेड अस वन टेरिटोरियल इंडिया, एक भारत, अखंड भारत। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और वहाँ पर वी वेर गिवन अ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये भी बढ़िया, लेकिन क्या इसके चलते हमको एक इकोनॉमिक इंडिया मिल गया है क्या? अगर कोई कश्मीर के अंदर एंटरप्रेन्योर है कि मैं अपना केसर का प्रोसेसिंग करके उसके सारे पैकेज कन्याकुमारी तक मुझे भेजने हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि वो केवल एक रजिस्ट्रेशन कराए अपनी फर्म का, उसे केवल एक टैक्स भरना पड़े
और उसका केवल एक रेट हो और वो एक फॉर्म ही वो सबमिट करे और उसका ट्रांसपोर्ट कश्मीर से कन्याकुमारी आराम से हो जाए। क्या ये संभव है? नहीं। लॉट ऑफ बैरियर्स आर देयर। क्यों? क्योंकि इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंडर द 7th शेड्यूल यूनियन और स्टेट को अलग अलग पावर दिए गए हैं। तो यूनियन वाले बोलेंगे कि हमको ये जो ट्रेड हो रहा है उस पर सेंट्रल सेल्स टैक्स मांगता है, स्टेट वाले बोलेंगे हमको वैट चाहिए। ठीक, फिर एग्रीकल्चर इज पुट अंडर द स्टेट लिस्ट, तो मतलब कि कश्मीर में केसर का उत्पादन तो उनका कोई एपीएमसी मंडी होगा वहाँ से लेके, तो उनका रजिस्ट्रेशन ये वो करके, तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। ये सारे बैरियर्स बिकॉज उनके चलते वन इकोनॉमिक इंडिया नहीं हो पा रहा है। हाँ, अब ये जीएसटी वगैरह बात है तो आगे हमको कुछ काम करना है। इनफैक्ट अमेरिका के अंदर जहाँ पर फेडरलिज्म को बहुत चुस्ती से फॉलो किया जाता है वहाँ पर भी उनके राज्य इस प्रकार के बैरियर आपस में खड़े करने की उनको सत्ता नहीं। यूरोपियन यूनियन के अंदर भी अलग अलग देश जमा हुए तो उनको भी आपस में ट्रेड के ऐसे बैरियर करने का छूट नहीं है। केवल भारत के अंदर ही ये सारी समस्या आई हैं। तो ऐसा क्यों है और उसकी क्या दवा करनी चाहिए, वो सारी बातें करनी है। ये हम कहाँ पर पढ़ेंगे? तो देखिए, ये सीएसटी वैट और उसको हटा के अब जीएसटी लाना है, लेकिन वहाँ पर समस्या तो इट इज़ सेकंड पिलर अपना बजट एंड पब्लिक फाइनेंस में देखना है। फिर ये कि एपीएमसी और दूसरे ऐसे लेबर एंड फैक्ट्री एक्ट के चलते वो सब समस्याएं इंटरनल, तो वो सारी बातें सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी 4th पिलर में हम देखेंगे। चैप्टर 10 इनकम हेल्थ फर्टिलिटी। यहाँ पर सर्वे ऑब्जर्व करता है कि भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, तो ये खुशी की बात। फर्टिलिटी रेट कम हुआ, ये भी खुशी की बात, क्योंकि आबादी अपनी काबू में रहेगी। लेकिन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वो जितना कम होना चाहिए, करना चाहिए, वो हम कर नहीं पा रहे हैं। चैप्टर 14 to 11 के अंदर हमने देखा कि भारत के अंदर इंटरनल माइग्रेशन बहुत होता है, जिसके चलते करीब 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का रेमिटेंस वापस जा रहा है। ऊपर से फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन ने इतने सालों में ढेर सारा पैसा दिया था। राज्यों का जीएसडीपी भी पहले से अपेक्षा बढ़ रहा है वगैरह। लेकिन फिर भी ये भारत में इनकम इनइक्वालिटी क्यों है और राज्य राज्य के बीच डेवलपमेंट की इनइक्वालिटी क्यों रह गई? तो घूम फिर के वही एनालिसिस वापस दिया जाता है कि समझिए, जो भी गरीब राज्य हैं तो वहाँ जो भी होशियार डॉक्टर, इंजीनियर या एमबीए वाला होगा वो तो कहीं कोस्टल स्टेट में चला जाएगा, तो बाकी बचा कौन? अनपढ़, जाहिल, गवार, दबंग, बाहुबली टाइप के लोग। तो सत्ता ऐसे ही लोगों के हाथ में जब तक रहेगी तो देयर विल बी पुअर गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो ऐसे राज्यों के अंदर उद्योगपति निवेश करने से कतराता है। हाँ, अगर कोई माइंस होगी तो वो आके खोद के चला जाएगा, लेकिन उसका कॉर्पोरेट ऑफिस तो वो बिहार नहीं, वो कहाँ पे होगा? बॉम्बे में। सो भले रेमिटेंस से पैसा है, लेकिन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जब तक पुअर रहेगा तो ये आपका आईएमआर और ऐसा हेल्थ का फैसिलिटी बढ़ने से रहा। खैर, तो ये सारी चीज़ हम कहाँ पर पढ़ेंगे? बिकॉज हेल्थ फर्टिलिटी ये तो HRD 6th पिलर के अंदर हम ये बात करेंगे। आगे चैप्टर 9 यूनिवर्सल बेसिक इनकम कन्वर्जेशन विद महात्मा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम आपको पता होगा कि सभी के बैंक अकाउंट में एक फिक्स अमाउंट सरकार के द्वारा ट्रांसफर कर दी जाए। सुब्रमण्यम बोलते हैं कि हाँ, इसको अभी के अभी लागू तो नहीं कर सकते क्योंकि सरकार के पास ढेर सारा पैसा नहीं, लेकिन कम से कम इसके ऊपर एक गंभीर रूप से चर्चा तो होनी चाहिए। उसके वास्ते मैं ये चैप्टर लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मनरेगा, मिड डे मील और सर्व शिक्षा वगैरह ढेर सारा पैसा ऊपर से तो नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे राशन का माल सामान भी जा रहा है, लेकिन सबसे गरीब राज्य के सबसे गरीब जिलों में आप पाएंगे कि वहाँ बहुत कम चीज़ पहुँच रही है। सो बेटर कि ऐसे फिजिकल इंटाइटलमेंट्स की जगह सीधा उसके खाते में आप पैसा डाल दो और उसको जो मन मर्जी खरीदना है वो गरीब आदमी खरीदे। ऐसा करने के बहुत सारे फायदे हैं, तो सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, नुकसान भी हो सकते हैं, और कुछ प्री कंडीशन है कि टैक्स टू जीडीपी रेट इतना हो, इतना सारा पैसा हो, सभी का बैंक अकाउंट खुल जाए, उसके बाद ऐसा हम कुछ सोचना चाहिए। सो दैट इज द जिस्ट ऑफ दिस यूनिवर्सल बेसिक इनकम चैप्टर। एज सच पूरे इकोनॉमिक सर्वे में आई थिंक दिस इज द लॉन्गेस्ट चैप्टर, 41 पेजेस, लेकिन ज़्यादातर बोल बच्चा नहीं किया है कि 41 में से आखिरी 2 पन्ने तो उसने केवल कि ये रेफरेंस बुक्स मैंने पढ़ के ये बनाया है। मतलब कि लास्ट मेंस रिवीजन सीरीज में मैंने जो एकदम लास्ट में लेक्चर पढ़ाया था यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जो बात मैंने 12 मिनट में ख़त्म करी थी, वो यहाँ पर 41 पन्नों का उसके आगे पीछे बोल बच्चन हो रहा है। खैर, हम कहाँ पर पढ़ेंगे? ऐसा ये लगता है कि भाई ये तो HDI का मुद्दा है, 6 पिलर में उपयुक्त है, लेकिन सुब्रमण्यम की ज़्यादातर बातें ये है कि क्योंकि सब्सिडी में लीकेज होता है तो बेटर वी गिव द मनी इन द लाभार्थी के अकाउंट में ये चीज़ डाल दें। तो उस हिसाब से, क्योंकि बजट के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और वहाँ पर सब्सिडी, और क्योंकि फिजिकल कैपेसिटी बड़ा हो तो ही हम ये डाल सकते हैं। देयरफॉर ऑल इन ऑल मैं ये चीज़ पूरा पढ़ा दूंगा आपको सेकंड पिलर बजट के साथ। आगे चैप्टर नंबर 8 रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। आसान है कि ये जो सारे 6 पिलर है वहाँ पर पुराने वर्ष में क्या क्या डेटा एंड डेवलपमेंट रहे, तो मतलब कि क्या जीडीपी था, क्या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, महंगाई कितनी रही, एज ऑफ डूइंग के लिए क्या किया, गरीबी और बेरोजगारी के क्या आंकड़े रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की कौन सी टीटीवी वगैरह वगैरह।
तो ये सब हम कहाँ पर पढ़ेंगे, जो चीज़ जहाँ पर लागू होगी मैं वहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इस प्रकार का ट्रेंड रहा तो फर्स्ट पिलर के अंदर, बेरोजगारी की बात तो फोर्थ पिलर में, एंड सो ऑन। तो लाइक दैट स्प्रेड अक्रॉस द 6 पिलर्स। आगे चैप्टर नंबर 7, क्लोथ्स एंड शूज कैन इंडिया रिक्लेम लो मैन्युफैक्चरिंग। पूरी बात यहाँ जो पहले वो करते थे वही बोल बच्चन वापस किया है कि चीन के अंदर क्योंकि अभी वेजीज आर राइजिंग तो लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है, तो ये प्यूमा, नाइक, एडिडास ये लोग क्या सोचते हैं एमएनसी वाले कि छोड़ो चीन को, हम लोग ईस्ट एशियन इकोनॉमी के थाईलैंड वियतनाम में कुछ बनाएंगे। तो लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। सुब्रमण्यम बोलते हैं कि इस प्रकार का लो स्किल लेबर फोर्स तो अपने पास भी है, तो उन सबको, क्योंकि आप समझिए टेक्सटाइल या शू बनाने में क्या मशीन पे बैठ के कुछ करे है ना, ऐसा तो नहीं कि कोई लंबा चौड़ा कोडिंग करना है। सो लाइक दैट लो स्किल मैन पावर इज अवेलेबल। तो टेक्सटाइल और शूज़ के अंदर हमने ये सारा इन्वेस्टमेंट और अटेंशन कैप्चर करना चाहिए। और लास्ट ईयर के सर्वे में जो उन्होंने बोला था कि महिलाओं को रोजगार मिल सके, इसके लिए ये हमें करना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुड शिफ्ट टुवर्ड द स्मॉलर टाउन्स एंड विलेजेस। तो वही बोल बच्चन वापस की यहाँ पर महिलाओं को रोजगार की अपेक्षा है, लेकिन ऐसा करने में समस्याएं हैं। पहला कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रॉ मटेरियल और उन सबको लाना ले जाने के लिए लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम, टैक्स स्ट्रक्चर है, लेबर लॉज, वो सब दिक्कत कर रहे हैं, तो इनसे लड़ना है और ये काम हमने करना है। तो मतलब नया कुछ नहीं, जो पहला था वही बोल बच्चन चला। ये हम कहाँ पर पढ़ेंगे, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया की बात हो रही है, तो फोर्थ पिलर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में मैं ये आपको पढ़ाऊंगा। साथ देख लिया चैप्टर नंबर 6, फिजल रूल्स, लेसन फ्रॉम द स्टेट्स। आपको पता होगा कि इकोनॉमी के अंदर हाई फिजल डेफिसिट वो नुकसान करती है, इसलिए साल 2003 में सरकार ये फिजल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट लेके आई, जहाँ पर शर्त ये की गई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपनी फिजल डेफिसिट 3% और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0%, किसके, जीडीपी और जीएसडीपी के सामने इतने परसेंटेज काबू में रखनी है। सुब्रमण्यम बोलते हैं कि हाँ राज्यों ने ये अचीव कर लिया है, लेकिन आगे अब रास्ता कठिन है, क्योंकि 7th पे कमीशन उस हिसाब से अभी कर्मचारियों को ज़्यादा पगार देना पड़ेगा, तो अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहले से ज़्यादा बढ़ेगा। फिर ये पावर कंपनीज को तकलीफ थी, तो वो सारा डेब रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम के लिए उदय बॉन्ड हम लेके आए, तो उसका भी बकाया अब राज्यों ने चुकाना होगा, तो वो भी खर्चा बढ़ता जाएगा। और राज्यों के अंदर एक प्रकार से ये नाराजगी है कि हमारे ऊपर ये ऊपर से थोप दिया गया है। कुछ ऐसे भी राज्य ये ऐसा सोचते हैं कि हम तो बड़ा डैम खोदवाना चाहते हैं, भले फिजल डेफिसिट हो जाए, लेकिन उस हिसाब से विकास और रोजगार भी तो होने वाला है, राइट। तो क्या ये फिक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए 3%, 0%, क्या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, राज्यों से हम क्या सबक लें और आगे क्या करें, ये सारी बातें की है सुब्रमण्यम ने। हम कहाँ पर पढ़ेंगे, ऑब्वियसली फिजल पॉलिसी की बात है तो सेकंड पिलर बजट में मैं आपको पढ़ाऊंगा। 6 देख लिया। नंबर 5, फिजल फ्रेमवर्क, विश्व बदल रहा है, क्या भारत को भी बदलना चाहिए। यहाँ पर बात ये करी गई कि आप देखिए सबप्राइम क्राइसिस और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते एडवांस इकोनॉमी के अंदर उनकी सेंट्रल बैंक्स और सरकारों का एक रुख बदला है। वहाँ की सेंट्रल बैंक्स, फेडरल रिजर्व्स, जैसे भारत में तो 7-8% रेपो रेट पे नीचे पैसा दिया जाता है, यूएस फेडरल रिजर्व तो 0%, 1% इंटरेस्ट रेट में पैसा घुमाने का प्रयत्न करता है। क्यों, ताकि लोगों के हाथ में अगर सस्ता लोन जाएगा दे विल परचेज मोर, और उस हिसाब से उत्पादन बढ़ना शुरू हो और जीडीपी बढ़ जाए उसी के। तो ये हुआ मॉनेटरी पॉलिसी उनका, हम उसको इजी मनी पॉलिसी भी बोल सकते हैं। और सामने उनकी सरकारें भी इस प्रकार से फिजल एक्टिविज्म या एक्सपांशनरी फिजल पॉलिसी अपनाते हैं, मतलब कि भले हमारा डेफिसिट बढ़े लेकिन हम सरकार अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डैम बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए नया नया कुछ लेके आएंगे, ताकि उस हिसाब से स्टील सीमेंट की मांग बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, उत्पाद के अब तो जीडीपी बढ़ता जाए। मतलब ये क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी के अंदर बूम बस साइकिल होती है, उसके सामने दे आर अडॉप्टिंग दिस टाइप ऑफ काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी। तो क्या इस प्रकार से एडवांस इकोनॉमी की साथ चलने के लिए क्या हमने भी इस प्रकार से कुछ करना चाहिए। सुब्रमण्यम बोलते हैं कि भारत के लिए उपयुक्त नहीं होगा। भारत के अंदर ये आरबीआई 7%, 8% रेपो रेट क्यों रखती है, क्योंकि महंगाई के सामने हमको लड़ना है, तो 0% या 1% ब्याज पे दे नहीं सकते चीज़ें, वरना बहुत महंगाई हो जाएगी। उसी प्रकार बैंकों में ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, एनपीए की समस्या है, तो जब तक पुराना बकाया आएगा नहीं तो नया लोन सस्ते में घुमाना मुश्किल है। उसी प्रकार सरकार भी मतलब मनरेगा में करोड़ों नहीं अरबों रुपए लगा दे और बढ़िया बढ़िया सब जीडीपी कुछ लेके आए, ये भी करना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार की लार्ज फिजल डेफिसिट के चलते ही पहले समस्या हो चुकी है। ये राजीव गांधी और उन सब के ज़माने में बहुत वो खर्चा करते थे, तो हाई फिजल डेफिसिट एंड इट लेड टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ऑफ 91। उसके और भी कारण थे, बट एक ये कारण भी था कि फिजल डेफिसिट ज़्यादा था। उसी प्रकार साल 2013 में ये मनरेगा के चलते और दूसरी जो जो समस्या है, और फिर की सब प्राइम क्राइसिस है, तो ऑटो इंडस्ट्री को एक्साइज में माफ़ी वगैरह जो चला, उसके चलते भी अपना फिजल डेफिसिट बढ़ा था।
और आप याद करो 2013-14 के अंदर डबल डिजिट इन्फ्लेशन की समस्या आ गई थी। तो मतलब कि ये अमेरिका और यूरोपियन यूनियन वाले जो कर रहे हैं उनकी हाड़ों हाड़ हम भी ऐसा कुछ करें, वो अपने लिए उपयुक्त नहीं होगा। हमारी राजकोषीय रूपरेखा फिजल फ्रेमवर्क शुड बी अलाइन टू आवर ओन नीड्स एंड डिजायर्स। तो ये सारी चीज़ हम कहाँ पर पढ़ेंगे? फिजल फ्रेमवर्क तो ऑब्वियसली सेकंड पिलर बजट में देखना है, और अन्य देश क्या कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरी और फिजल पॉलिसी क्या हो रही है, उससे चलते हमको ट्रेड इन्वेस्टमेंट में क्या फायदा नुकसान होता है, वो सारी चीज़ हम पढ़ेंगे थर्ड पिलर बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है, इसके आगे चैप्टर नंबर 4 फेस्टरिंग ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो वो पुराना बोल बच्चन वापस चल रहा है कि भाई ये बैंकों के अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट की इतनी समस्या क्यों हो गई, हम उससे क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं, और ऐसी क्या क्या घटनाएं थी जिसके चलते हम इधर तक पहुंचे, और इससे पूरी इकोनॉमी को कैसे नुकसान हो रहा है। पिछले वर्षों में ये बोला गया सर्वे के द्वारा कि कुछ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जैसी दवाई होनी चाहिए, या फिर कि कोई बैड बैंक बना दिया जाए। अब उसी बात को आगे ले जाके सुब्रमण्यम इस बार बोल रहे हैं कि एक नई संस्था बनानी चाहिए, पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी पारा। ऑल इन ऑल क्या करेगी ये संस्था कि ये जो सरकारी बैंकों के अंदर बैड लोन है वो सारे लोन पेपर से खरीद लेंगे और फिर उन सभी एसेट का नीलामी करें, लिक्विडेशन, टेक ओवर कुछ करके इसकी दवा करें। वो क्या कैसे करेंगे वो सारा हम पढ़ेंगे किधर, ऑब्वियसली फर्स्ट पिलर के अंदर ये सारी बातें हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 डिमोनेटाइजेशन, वरदान माने या अभिशाप। तो ये 500,000 की नोट बंद कर देने का निर्णय क्या सही था? सुब्रमण्यम उसको सही बताते हैं कि आप करेंसी टू जीडीपी रेट निकालिए, सॉइल रेट निकालिए, तो पता चलेगा कि ये 500,000 की नोट का उपयोग ब्लैक मनी स्टोर करने के लिए हो रहा था, ऐसा कुछ दिखता है। अब ये डिमोनेटाइजेशन करने पर एटीएम के बाहर बहुत कतार लग गई, बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ वगैरह वगैरह। ये सारी फरियादें करने के लिए उपयुक्त प्लेटफॉर्म कौन सा है? पान की दुकान, चाय का गल्ला। सुब्रमण्यम बोलते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म ये इकोनॉमिक सर्वे वो किसके लिए है? वो मिसमैनेजमेंट और ये सब बात पे करने के लिए नहीं, लेकिन अब भविष्य में हमने क्या करना है वो देखना है। सुब्रमण्यम बताते हैं कि ये डिमोनेटाइजेशन, इसके चलते शॉर्ट टर्म कुछ प्रॉब्लम चैलेंजेस आने वाली हैं, खास करके कि अपना जीडीपी ग्रोथ है तो वो 1/2 से 1/4 पॉइंट इतने उसके ग्रोथ रेट में कमी आने का हमको अंदेशा है। तो ये ना हो इसके लिए हमने क्या क्या कदम उठाने चाहिए शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स के सामने लड़ने के लिए। और जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं कि ब्लैक मनी से लड़ सकते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट, रियल एस्टेट सस्ता वगैरह, तो वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट में और हम कैसे उसका लाभ लें, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि अभी तो डिजिटल पेमेंट का रुख चल रहा है, लेकिन हो सकता है 2 साल बाद हम वापस 500 और 2000 का कैश इकोनॉमी के अंदर ही आ जाए। तो मतलब लोगों की ये हैबिट को बनाए रखने के लिए, ब्लैक मनी को कम होता रखने के लिए क्या करना चाहिए, वो सारे प्रिस्क्रिप्शन। और भारत के अलावा अन्य कौन कौन से देशों में कौन कौन से कारणों से डिमोनेटाइजेशन किया गया, उसका क्रोनोलॉजी इस चैप्टर के अंत में 2 पन्नों में टेबल में दिया गया है। ये सारी बात हम कहाँ पढ़ेंगे? छिटपुट चलेगा कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट की बात है तो फर्स्ट पिलर में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, ब्लैक मनी के लिए लड़ना था और क्या क्या कदम उठाए गए, तो वो सारी बातें सेकंड पिलर बजट के साथ देखेंगे। डिमोनेटाइजेशन से इकोनॉमी को क्या असर, जीडीपी पे क्या असर, तो वो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के साथ हम उसे वाइंड अप करेंगे। तो इस प्रकार से मतलब चैप्टर इज वन, चैप्टर एक ही है लेकिन 3 जगह में अलग अलग आपको पढ़ाऊंगा। एक और बात मित्रों, आप देखिए डिमोनेटाइजेशन तो उसका हिंदी क्या किया इसने, नोटबंदी नहीं, विमुद्रीकरण। तो कीप इन माइंड, अगर आप गुजराती, मराठी, हिंदी के अंदर मेंस इंटरव्यू ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो फिर भाषा शुद्धि ऐसी होनी चाहिए। नोटबंदी नहीं, वो पान के गले पे बैठने वाले के लिए बराबर है। ऑफिसर मटेरियल तो वो क्या है कि आप जो सरकारी शब्द हैं उसी का प्रयोग करें, विमुद्रीकरण ऐसा बोलना है, लिखना है। देयरफॉर आई रेकमेंडेड कि आप हिंदी वाला सर्वे पढ़ना अगर आपको वर्नाक्यूलर में परीक्षा देना है। ठीक, चैप्टर 3 देख लिया। आगे चैप्टर 2 इकोनॉमिक विजन फॉर प्रिकॉशस एंड क्लीव्ड इंडिया। यहाँ पर बातें क्या करी हैं सुब्रमण्यम? पहले तो एक प्रूफ देते हैं कि भारत भी एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, जैसे चाइना है, साउथ कोरिया, इनकी टक्कर वाले हम लोग हैं, और 4 मेजर्स के जरिए ये साबित करते हैं कि हम भी टक्कर वाले हैं। लेकिन हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल इनसे जरा अलग प्रकार का है। पर अगर साउथ कोरिया और वो सब हमको दिखेगा कि वो तो प्रो वेस्टर्न और लेजाज फेयर, स्टेट मिनिमलिज्म, फ्री मार्केट, कैपिटलिज्म, इस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति रहती है। और मोदी सरकार के चलते हमको ये लगेगा कि हाँ भाई ये भी हमारा इंडिया भी उसी इकोनॉमिक विजन पे चल रहा है। बट देयर आर सम बॉटलनेक्स। भारत के अंदर बटा हुआ भारत है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, किसान आत्महत्या करता है तो कि लोन माफी करनी चाहिए, लेकिन सबप्राइम क्राइसिस और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते
जो आईटी इंजीनियर्स वगैरह का नौकरी रोजगार चला गया और उनकी होम लोन और बाइक लोन माफ करनी चाहिए, ऐसा कोई उसके ऊपर पॉलिटिकल डिबेट नहीं हो रहा है। जीएसटी तो वहाँ केंद्र और राज्य के बीच वो एक मत नहीं हो रहा है। क्यों? राज्य वाले ये बोलते हैं कि भाई माचिस तो वो तो गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं बीड़ी जलाने के लिए, तो उस पर केवल 1% जीएसटी होना चाहिए। और ये लैपटॉप और टैबलेट वो तो अमीरों की चीज़ है, तो उस पर 36% जीएसटी होना चाहिए, और उसकी मदद से जो पैसा है उससे हमारा सारा नुकसान आप भरपाई करो, लाइक दैट। तो काम हो नहीं पा रहा है, एक मत हो नहीं पा रहा है। उसी प्रकार ये एयर इंडिया बहुत नुकसान करती है, तो इन प्रो मार्केट इकोनॉमी क्या होना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए, इसका प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए। उसी प्रकार जो सरकारी बैंक खोपचे वाले खड्डे में गए हैं उनका मर्जर कर दो बड़ी बैंक के साथ, या उनको बंद करवा दो। ऐसा अगर हम कुछ भी करना चाहें तो सामने ये लेबर और मार्क्सिस्ट टाइप के लोग उसका विरोध करते हैं। तो भारत इस प्रकार से बटा हुआ है, तो ऐसे भारत का क्या आर्थिक स्वप्न होना चाहिए। सेकेंडली, भारत समय से पूर्व परिपक्व हो गया, प्रिकॉशियस प्रकार का डेमोक्रेसी है। इंग्लैंड अमेरिका के अंदर आप पाएंगे कि वहां पर जब लोकतंत्र आया तो एक साथ सभी को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। सबसे पहले वोटिंग राइट्स किन के पास थे? वाइट मेल, जो उद्योगपति, प्लांटेशन ओनर्स, रांचर्स, ऐसे बड़े लोगों के पास थे। तो स्वाभाविक है उस वक्त, मतलब कि महिलाओं को, ब्लैक पीपल, वो तो बाद में उनको वोटिंग राइट मिले। तो शुरुआती डेमोक्रेसी में ये वोट बैंक उनका मर्यादित था, इस प्रकार के उद्योगपति एंड प्लांटेशन ओनर्स। तो स्वाभाविक है प्रो कैपिटलिज्म टाइप की उनकी आर्थिक विजन होगा, और उस हिसाब से उनकी इकोनॉमी चली और एकदम विकसित हो गई। लेकिन भारत के अंदर तो जैसे आज़ादी मिली उसके पहले ही दिन से हमने सभी को वोटिंग राइट दिया है। तो मतलब कि एक आप स्टिच लगाएंगे और 13 जगह कपड़ा टूट जाता है कि भाई ऐसे ही भारत सरकार के पास टैक्स का पैसा होता नहीं, उसी के अंदर भाई ट्राइबल सब प्लान में पहले से ज़्यादा डाला कि नहीं, एससी सब प्लान, जेंडर बजटिंग में पहले से ज़्यादा डाला कि नहीं, ये सब को फिर किसानों के लिए क्या है, वर्कर्स के लिए क्या है, ये सब कुछ करने जाते हैं क्योंकि ये सभी वोट बैंक के हिस्से हैं, है ना। इसके चलते मतलब भारत समय से परिपक्व पहले ही ये सब करने को गया, तो एक भी काम मतलब कि ठीक से हो नहीं पा रहा है, ऐसा सर्वे बोलता है। एंड अल्टीमेटली दिस ऑल्सो लीड टू अ क्लीव्ड इंडिया, बटा हुआ भारत, कि इन सभी के बीच मिडिल क्लास क्या सोचता है कि भाई भारत में तो ये किसानों को ही लोन माफी और सारा कुछ गरीबों के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम करना है, तो मेरा क्या और मुझे क्या। तो वो हमेशा ये प्रयत्न करेंगे कि मुझे कैसे टैक्स ना भरना पड़े, मैं विदाउट बिल कोई चीज़ खरीद लूँ, मैं अपना प्रॉपर्टी में खरीदा या प्रॉफिट हुआ तो मैं उसको डिक्लेयर ना करूँ, वगैरह वगैरह। सो लाइक दैट मिडिल क्लास विल ट्राई टू एग्जिट फ्रॉम द टैक्स नेट, है ना। या फिर कि वो दे विल बिकम फ्री राइडर्स, हम गरीब नहीं हैं फिर भी बोगस राशन कार्ड से मुफ्त में जितना केरोसिन या चीनी और जो चीज़ हमको मिल जाए। सो दिस बटा हुआ भारत है, जिसके चलते और सरकार को टैक्स में पैसा नहीं आता, एंड ऑल प्रॉब्लम्स। खैर, तो मतलब पिछले वर्ष जो ये बातें करी थी, फ्री राइडर एंड एग्जिट प्रॉब्लम, सेम अगेन वही बोल बच्चन यहाँ पर चल रहा है। हम किधर पढ़ेंगे? स्वाभाविक है पूरी चीज़ फिजल पॉलिसी के साथ पिलर 2 में मैं आपको पढ़ा दूंगा। एंड लास्टली चैप्टर 1, इकोनॉमिक आउटलुक एंड पॉलिसी चैलेंजेस। तो जैसा चैप्टर 8 था वहाँ पर कि सारे 6 पिलर में क्या पिछले वर्ष हुआ उसकी बातें थी, सेम वे यहाँ पर चैप्टर 1 में भविष्य में क्या प्रोजेक्शन होंगे उसकी बात हो रही है, जीडीपी, आईआईपी, इन्फ्लेशन, एज ऑफ डूइंग, वगैरह वगैरह। और बाकी के 2 से लेके 14 चैप्टर में क्या चीज़ें करी गई उसका एक ओवरव्यू भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये मैं आपको कहाँ पढ़ाऊँगा? जस्ट लाइक चैप्टर 8, क्योंकि ये भी 6 पिलर में बटा है, तो मुझे जो चीज़ जहाँ पर योग्य लगेगी कि मॉनेटरी पॉलिसी, तो वो पहले पिलर में पढ़ेंगे, टैक्सेशन का कुछ तो सेकंड में, लाइक दैट वी विल गो। ठीक है, तो अपना बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे सीरीज, उसके 6 पिलर। तो इकोनॉमिक सर्वे के 14 चैप्टर कौन सा किधर पढ़ेंगे वो मैंने आपको बता दिया, और इन सभी 14 चैप्टर्स का एक रिव्यू, ओवरव्यू भी मैंने आपको दे दिया। आपका होमवर्क ये है कि आप ये इंडिया बजट वाली वेबसाइट पे जाइए और बजट हाइलाइट्स डाउनलोड कर लो, पीडीएफ फाइल है, तो वहाँ पर आपको सारा माल मिल जाएगा कि बजट में क्या क्या बातें की गई। ऐसा करने का लाभ ये है कि आपको बजट में क्या है वो भी पता चल गया, सर्वे में क्या है वो भी अब पता चल गया। तो अगले 2-3 महीने तक अब न्यूज़पेपर कॉलम के अंदर जो भी चीज़ आए या सरकार जो भी नया कानून लेके आए इन सबको लागू करने के लिए, वो सारी बातें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ सके। और अगर बीच में कोई इंटरव्यू आ गया, कोई परीक्षा, तो वहाँ भी थोड़ा गेस्ट वर्क से हम एलिमिनेट करके जवाब ला सकते हैं। इतना जो पढ़ा उससे एक मॉक क्वेश्चन देख लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 के बारे में यूनिक बातें क्या हैं जो कि पहले कोई सर्वे में नहीं हुई। कि फर्स्ट स्टेटमेंट की बजट 2017 से पहले केवल एक ही वॉल्यूम प्रस्तुत किया है आउट ऑफ द 2 वॉल्यूम्स, तो सही है। पहली बार बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया गया, वो भी सही है, याद करो वो रेलवे और सेंसस के डेटा से बोला गया कि हम जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है। पहली बार यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने किसी चैप्टर में कुछ एक सेक्शन
वो उन्होंने आर्टिकल कंट्रीब्यूट किया है। ये वाक्य भी सही है, यूनिक है। सर्वे के अंदर बोला गया कि अमेजोन पे पायरेसी हो रही है, तो ये वाक्य भी सही है। सर्वे ने बोला कि मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्यूचर वो एक स्पेशल चैलेंज है बिकॉज दिस डिमोनेटाइजेशन और ट्रम्प और ऐसी प्रोटेक्शनिस्ट फॉरेन पॉलिसी के चलते, तो वो बात भी सही है। क्या तो मतलब कि ओनली 1 and 2, ओनली 1, 3 and 5 ऐसे प्रश्न ज़्यादातर CA, PF, EPF वहाँ पर कई बार पूछते हैं कि सर्वे में ये क्या क्या बताया गया, तो लाइक दैट यू कैन हैंडल। एक और बात मित्रों, साल 2013 में यूपीएससी ने अपने मेंस का सिस्टम बदल दिया कि जीएस के 2 नहीं 4 पेपर किए, लेकिन फिर मतलब 2013, 14, 15 और 16 का मेंस का पेपर उठाओ तो पता चलेगा कि 2016 के अंदर जो निबंध पूछे गए वो उसके पिछले साल वो जीएस पेपर में पूछे गए थे। उसी प्रकार जीएस पेपर में जो पूछा वो पहले निबंध में पूछा था, और सेम थिंग जो 13-14 में पूछी थी उसी थीम पे आगे उन्होंने प्रश्न पूछे। मतलब कि ज़्यादा उन्होंने टॉपिक तो बहुत सारे सिलेबस में डाल दिए कि जीएस पेपर 2 के अंदर आरटीआई और फिर पेपर 4 में वापस ट्रांसपेरेंसी एंड लाइक दैट, लेकिन उसके सामने उनका जितना क्वेश्चन बैंक होना चाहिए वो अभी ऐसा लगता है कि जैसे बैंक्रप्सी उसमें आ गया, नॉवेल्टी फैक्टर कम हो रहा है, सेम टू सेम चीज़ें वापस आ रही हैं। ऐसी ही बैंक्रप्सी हमको इकोनॉमिक सर्वे में भी देखने को मिलती है। अब 2014, 15 और 16 के सर्वे उठाइए तो पहली बात कि पहले बोलते 2 वॉल्यूम में करना है, अभी तो आप देखिए कि 1 वॉल्यूम भी उनका मुश्किल से ख़त्म हो पाया है। एंड बैंक्रप्सी ऑफ आइडिया सेम थिंग रिपीटेड अगेन, जो पहले बात करते थे जेम ट्रिनिटी वही आगे चल रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है। मतलब जेम मतलब कि क्या, लाभार्थी के खाते में पैसा डालो, उसी को खींच के ले गए कि सभी के खाते में पैसा डाल दो, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। फिर ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम था, एनपीए की समस्या, उससे लड़ना है, तो वही बात वापस पिछले साल थी वो आज इस साल कर रहे हैं। भारत के अंदर वोटर्स की अपेक्षा टैक्स पेयर्स कम है, फिजिकल कैपेसिटी कम है, ब्लैक मनी से लड़ना है, जीएसटी पहले जो किया था वही बातें वापस हो रही हैं कि लेबर रिफॉर्म करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, ये ट्विन एनपीए की समस्या कम करनी है तो वी हैव टू डिपेंड द कैपिटल मार्केट एंड सो ऑन एंड सो ऑन। मतलब कि नया कुछ पढ़ने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं। एज सच ये नया इकोनॉमिक सर्वे कुल मिला के 335 पेजेस, तो बाहर से तो लगे हाँ इतना बड़ा तो कैसे ख़त्म होगा, लेकिन अगर उसको समराइज किया जाए तो पता चलेगा कि क्योंकि इस बार सुब्रमण्यम के पास नया बोलने के लिए कम है तो मैं पन्ने कैसे भरूँ, ऐसा करके उन्होंने ये किया कि सिंपल हाइपोथेसिस प्रूव करने के लिए भी वो 30-40 पन्ने लिख देते हैं कि भारत के अंदर हम सोचते हैं उससे ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है, ये बात साबित करने के लिए रेलवे और सेंसस का ये डेटा, उसका ये कोएफिशिएंट, ये हमारा मॉडल, ग्रेविटी मॉडल, ये वो करके, मतलब कि ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हैं, उसके हिसाब से पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन अपेक्षा कम है। तो अगर परीक्षा लक्ष्य करके और ये सजेस्टिव टाइप का अगर मुझे बनाना हो तो हार्डली 10 पेजेस आगे पीछे, मतलब 20 पन्नों में ये पूरी चीज़ जो इसने 335 में किया है वो खत्म हो सकता है। अभी ऐसा भी नहीं है कि अरविंद सुब्रमण्यम ही इज़ अ लेजी पर्सन, उसको पता नहीं इसलिए सेम टू सेम वापस बातें कर रहा है, नो। उनका डेजिग्नेशन क्या है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्टर, आर्थिक सलाहकार। तो वो तो सलाह दे के बैठे हैं कि भाई जेम ट्रिनिटी लागू करो, सबका फाइनेंशियल इंक्लूजन करो, एनपीए से लड़ना है तो ये दवाई करो, लेकिन क्योंकि पुरानी जब तक बातें लागू नहीं की जाएंगी तब तक सलाहकार नई सलाह कैसे दे सकता है ना। मान लो कि अगर जेम ट्रिनिटी लागू करते और वो अगर काम नहीं करता देन ही कुड कम अप विद सम न्यू सॉल्यूशन, या फिर कि अगर वो काम कर जाता तो वो नया सॉल्यूशन ऐसा बताते कि इसको और कैटलाइज या उसकी साइनर्जी बढ़ाने के लिए ये और नई दवा करनी चाहिए। तो एडवाइजर नई बात तो तभी कर सकता है जब उसकी पुरानी एडवाइस को लागू किया जाए। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, आपके लिए अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि नए सर्वे में नया पढ़ने के लिए अपेक्षा में कम है कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स। तो जितना आपका समय और दिमाग खर्च होने से बच गया वो सारा आप अभी लागू कर सकते हैं फॉर पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी वगैरह वगैरह। तो आप इस प्रकार से उसे, आपके लिए फ़ायदा है। ये मेरे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि पुराना जो पढ़ाया था वो, पुराना जो भी पढ़ाया था वो सारा एक कंसोलिडेटेड करके हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए द हिंदू कॉलमनिस्ट की तरह मैंने तो सुब्रमण्यम को क्रिटिसाइज कर दिया कि बैंक्रप्सी ऑफ आइडिया, नई चीज़ें उन्होंने खास बताई नहीं, तो सामने मैं भी आई एम ऑल्सो लिविंग इन अ ग्लास हाउस कि मैंने जितनी लेक्चर सीरीज करी अभी वो पावर पॉइंट उस समय तो बढ़िया दिख रहे थे बट नाउ दे आर सफरिंग फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल ये अपनी L1 सीरीज थी बैंकिंग फाइनेंस की, और उसके बाद पिछले साल ये BS 161 सीरीज मैंने करी, बट नॉलेज बेस इज गेटिंग फ्रेगमेंटेड। फॉर एग्जाम्पल शुरुआत में मैंने पढ़ा था भारतीय महिला बैंक, डिटेल में पढ़ाया था, लेकिन अब पता चला कि भाई वो तो SBI के साथ मर्ज हो जाने वाला है। शुरुआत में मैंने स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक, उनके लाइसेंस की शर्तें बताई थी L1 सीरीज में कहीं, और फिर ये 161 के अंदर आए तब कि उसके क्या फायदे नुकसान हैं और किन को लाइसेंस दिया गया। तो मतलब चीज़ तो है लेकिन वो स्कैटर्ड है, एक साथ रिवीजन करने में मज़ा नहीं दे रही है। फाइनेंशियल
इंटरमीडिएट्स का क्लासिफिकेशन मैंने शुरुआत में पढ़ा है, फिर आगे चल के ये मुद्रा बैंक और वो कहाँ पे फिट करोगे बाद में बताना पड़ा। मॉनेटरी पॉलिसी तो थियरी शुरुआत में पढ़ाई, फिर बीच में कहीं कि ये उर्जित पटेल कमेटी के हिसाब से एक और नया कुछ चीज़ आएगा। एंड लास्टली पिछले साल मैंने पढ़ा कि भले रेपो रेट तो कम किया गया है लेकिन सामने बैंक वाले अपने लोन रेट क्यों कम नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब नॉलेज इज देयर, कंटेंट इज देयर, लेकिन अगर फर्राटे से रिवीजन करना हो तो ऐसे नहीं, बच्चे बच्चे ब्रेक आ जाते हैं। देयरफॉर इस साल मेरे पास अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सर्वे में नया पढ़ाने के लिए कोई नॉवेल्टी बहुत कम चीज़ें हैं, तो जितना समय और अपना शक्ति बच गया आई एम गोइंग टू यूज़ इट। और मैं इस साल के जो अपना ये नया BS171 पावर पॉइंट सीरीज अपना शुरू हो, आई एम गोइंग टू यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी कि ये पुराना जितना भी निचोड़ है काम की चीज़ वो वापस यहाँ पर हो जाए। ऑल इन ऑल आपके लिए समझने का ये है केवल कि जैसे 500,000 की नोट वो नवंबर 2016 से डीमोनेटाइज हो गई, उसी प्रकार भविष्य में मैं ये पर्पल शर्ट पहन के पर्पल सीरीज में जो जो चीज़ पढ़ाऊँ तो वो मैं जब पढ़ाना खत्म करूँ तो आप समझ लेना कि वो टॉपिक का पुराना वाला पावर पॉइंट वीडियो दैट इज वो डीकंटेंटाइज हो गया, उसको अभी नहीं देखना है क्योंकि वो सारी चीज़ें नए में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो लाइक दैट वी विल गो। अगले एपिसोड से हम लोग ये बैंकिंग फाइनेंस से अपना काम शुरू करेंगे।